तो पिछले वाले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का हम लोग के 2 क्लासेस हो चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी कर चुके हैं, ठीक है। बोलने का मतलब एनोड रेज, कैथोड रेज, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से मैंने तुमको पहला एटॉमिक मॉडल जो कि जे थॉमसन ने दिया हुआ था, इसके बारे में बताया हुआ था। क्लियर। अब इसी में से अब आगे देखते हैं हम लोग एटॉमिक मॉडल जो दिया हुआ है सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा, उसके बाद के टॉपिक जो है उसको एक एक करके हम लोग कवर करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ठीक। तो अब जो अगले एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है, एटॉमिक मॉडल के लिए अब जो अगले एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं उसके लिए अभी बीच में ही कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला होगा, तो उनको पहले हम लोग को कवर करना है। तो अगला लिखो एक्सपेरिमेंट्स फॉर रेडियो एक्टिविटी। एक्सपेरिमेंट्स फॉर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। अब देखो ध्यान से, ठीक, पहले सुन लो, अगर लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दो, पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद फिर एक एक चीजों को हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, जब एटम्स के मॉडल के लिए अलग अलग डिस्कवरीज चल रहे थे, ठीक है, कि किसका एटॉमिक मॉडल जो है ये बेस्ट तरीके से डिफाइन एक एटम को करने वाला होगा, इसके लिए जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जैसे जितने साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था वो लोग तो थे ही थे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के, इन सभी के एटम्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स के अलावा, इन सभी के एक्सपेरिमेंट्स के अलावा और भी कुछ साइंटिस्ट थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पे काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट आता है जिसका कि नाम था, वेट, पहले तो रेडियो एक्टिविटी समझो, ठीक है, पहले रेडियो एक्टिविटी को समझो, फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद कुछ और भी साइंटिस्ट थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे काम कर रहे थे। उनमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको कि अपने आसपास में कुछ ऐसे मटेरियल देखने के लिए मिले जो अपने से खुद से ही रेडिएशंस एमिट कर रहे थे। खुद से ही रेडिएशंस एमिट करने का मतलब खुद से ही कुछ कुछ एनर्जीज वो अपने से बाहर निकाल रहे थे। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एनर्जी या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब होता है कि जो खुद से हो, खुद से होने वाली चीजों को स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। इसको कि हम लोग आगे आने वाले, बोलने का मतलब केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, दोनों में ही तुमको थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर्स देखने हैं, ठीक है। तो दोनों में जो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर्स हैं वहां पे ये सारे टर्म्स को हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे कि एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये सारे हम लोग उन सारे चैप्टर्स में ठीक तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो उसका सिर्फ बेसिक इतना समझ लो कि स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब जो खुद से होता हो, ठीक। एक मिनट वेट करना, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा था, ठीक है भाई। देखो, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो कुछ साइंटिस्ट जो थे वो दूसरे दूसरे मटेरियल्स पे और रिसर्च कर रहे थे। सबसे पहले तो उन मटेरियल्स को समझ लो, जैसे रेडियम, ये नाम सुना हुआ रहेगा, ठीक है, रेडियम हो गया, थोरियम, पोलोनियम, क्लियर। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जो कि तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के बहुत ही नीचे वाले लाइन में, सबसे नीचे वाले लाइन में ये सारे के सारे एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स थे ये अपने से खुद से ही स्पॉन्टेनियस एनर्जी एमिट कर रहे थे, क्लियर। तो इनका जो एनर्जी एमिट हो रहा था या फिर जो रेडिएशन एमिट हो रहा था, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया गया ये अगर समझना चाहो तो ध्यान से समझो। कोई सा भी रेडियो एक्टिव अगर रेडिएशन रिलीज हुआ रहता है तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो रहते हैं या फिर जो रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन जो होते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, क्लियर। ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। तो इसी को चेक करने का तरीका होता है कि कोई सा भी सब्सटेंस अगर किसी भी टाइप का एनर्जी एमिट कर रहा हो या फिर रेडिएशन एमिट कर रहा हो, तब के केस में उसको हम लोग अगर फोटोग्राफिक प्लेट के पास में लेकर के आएंगे तो वो उसको अफेक्ट करने वाला होगा, सिंपल, क्लियर। क्लियर है इतना। जैसे हालांकि तुम्हारे टाइम पे तो ये नॉलेज अभी मिल पाना या फिर तुमको इस चीज का एक्सपीरियंस मिल पाना अभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने पे जो कैमराज हुआ करते थे, जो कैमरा होते थे, ठीक है, उनमें नेगेटिव्स डाले जाते थे, क्लियर, नेगेटिव्स डाले जाते थे। या फिर जो एक्सरे एक्सरे जो किया जाता है, अगर कभी एक्सरे करवाने के लिए गए हुए रहोगे
तो जब तुमको एक्सरे करवाने के लिए वहां पे लिया जाता है, वहां पे एक प्लेट रखा जाता है जिसमें कि तुम्हारे जो बोन्स होते हैं उनके इमेजेस फॉर्म होते हैं, इमेजेस बनते हैं वहां पे। वो जो इमेज बना हुआ रहता है वो एक फोटोग्राफिक प्लेट में बना हुआ रहता है। क्लियर? क्योंकि एक्सरेज भी क्या है, रेडिएशन ही है, और रेडिएशन जो रहता है वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है, वहां पे तुम्हारा स्पॉट्स बनाता है। क्लियर है इतना? ठीक। तो जो बोन्स रहते हैं, बोन्स क्या करेंगे, जितने एक्सरेज को कवर कर देते हैं उतने जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट पे व्हाइट व्हाइट कलर आने वाला रहेगा। क्लियर? और जहां पे तुम्हारे फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सरेज पड़े हुए रहेंगे, वहां पे गिरे हुए रहेंगे, ठीक है, वहां पे एमिट हुए रहेंगे, वो सारा का सारा पोर्शन जो है वो ब्लैक कलर में तुम्हारा अपीयर होने वाला रहेगा। इसी वजह से तुम्हारा जो एक्सरे होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। ठीक है इतना? मतलब ब्लैक कलर वो सारे पोर्शन होते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट में अफेक्टेड होते हैं, एक्सरेज के वजह से अफेक्टेड पोर्शन होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। तो कोई सा भी मटेरियल अगर रेडिएशन रिलीज करता है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। तो ये सारे मटेरियल्स जो थे ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहे थे। इसको ऑब्जर्व करने वाला जो साइंटिस्ट था उन्हीं के टाइम से, बोलने का मतलब किनके टाइम पे, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स जैसे जे थॉमसन हो गया, ठीक, इसके साथ में जितने भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए थे, इन सारे साइंटिस्ट के साथ में ये एक्सपेरिमेंट जो करा था उसका नाम था हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल। क्लियर? तो हेनरी बेक्यूरेल वो साइंटिस्ट था जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये खुद से ही कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं। क्लियर? तो इनसे स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहे थे। इतना समझ में आ गया? क्लियर है इतना? तो एक तरफ में तो एटम्स को लेकर के डिस्कवरीज चल रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके चार्जेस क्या हैं, उनके मासेस क्या हैं, ये सब चीजों के बारे में डिस्कवरी अलग से चल रहा है। और साथ ही साथ हेनरी बेक्यूरेल जो था ये अपने टीममेट्स के साथ मिल करके इन सारे सब्सटेंसेस के ऊपर में रिसर्च कर रहा है जिसमें से स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। इतना समझ में आ गया होगा? क्लियर है? ठीक। अब देखो आगे, जब इसमें से स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस निकल के आ रहे थे तो इसके लिए बकायदा फिर उसके लिए रीजन ढूंढा जाएगा। ठीक है? तो इसके ऊपर में जब रिसर्च वगैरह किए गए तो हालांकि इसके बाद के जो टॉपिक्स है ये तुम्हारे क्लास 12 के पार्ट के हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका ओवरव्यू तुमको मैं दे दे रहा हूं। ठीक? तो ये जब भी किसी सब्सटेंस से खुद से एनर्जी एमिट होता है तब उसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियर एक्टिविटी चल रहे होते हैं। क्लियर इतना? तो एटम्स के न्यूक्लियस उनमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियर एक्टिविटी चल रहे होंगे और इसके बारे में पता चलेगा बाद में, क्योंकि अभी हम लोग को प्रॉपर न्यूक्लियस के डिजाइन के बारे में पता नहीं चला है। ठीक है? क्योंकि अभी जो हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देखने वाले रहेंगे ये मॉडल हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में प्रॉपर क्या, थोड़ा मोड़ा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बारे में बताने वाला होगा। और ये रदरफोर्ड के मॉडल आने से पहले के रिसर्च के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? पहले रेडियम, थोरियम, पोलोनियम इन सारे एलिमेंट से स्पॉन्टेनियस रिलीज होने वाले रेडिएशंस के बारे में पहले पता चलेगा और बाद में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस कैसे फाइंड आउट किया गया है। इतना समझ में आ गया? तो पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं जिनका यूज हम लोग को आगे में करना है। तो ये लिख लो भाई, पहले एक्सपेरिमेंट्स फॉर रेडिएशंस। ये रेडिएशंस के लिए एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम हेनरी बेक्यूरेल। ठीक। इसने एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स पे किया हुआ था बोलने से दो तीन ही लिखना, अगर एग्जाम में लिखने के लिए आया तो फिर दो तीन ही बता देना। वहां पे एक हो जाएगा तुम्हारा रेडियम, क्लियर, एक हो जाएगा थोरियम, पोलोनियम, क्लियर, एटसेट्रा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस। क्लियर? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से, लिख लो भाई इसको, आगे चल करके बहुत बार देखना है। खुद से, सेल्फ, खुद से, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। ठीक? अगर हम लोगों को किसी भी एक एटम से अगर इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकालना है तो हमको उस पर एनर्जी लगाना पड़ता है।
इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे के क्लासेस में देखने वाले हैं, बट थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाते हुए चलो। अगर कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बिठाते हुए चलोगे तो ये चैप्टर्स पढ़ने में बहुत मजा आने वाला होगा। और अगर कहीं पे भी कॉन्सेप्ट स्किप कर दिए या कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो और आगे अगर बढ़ जाओगे तो तुमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं पहले से तुमको वार्निंग दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलो और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में अच्छे से बिठाते हुए चलो। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। बहुत सारे नए नए चीजों के बारे में तुमको यहाँ पे जानने सुनने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। इसको हम लोग बोल रहे हैं ये जो एलिमेंट्स है ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशन एमिट कर रहे थे व्हिच अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। सब चीजों को लिखते हुए चलो क्योंकि चीजें तुमको आगे के कॉन्सेप्ट और आगे के टॉपिक्स को समझने में हेल्प करने वाले हैं। व्हिच अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ये सब लिखने का मतलब यही है ताकि तुमको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग किन बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे किया जा रहा है। अब जब इसमें फोटोग्राफिक प्लेट तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तुमको ये पता चलेगा कि फिर ये जो एक्सपेरिमेंट्स किया गया था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में रख करके, इनके एक्सपेरिमेंट्स तुमको यूट्यूब में भरे पड़े मिल जाएंगे। ये जैसे रेडियम है, रेडियम को लेकर के जैसे मान लो कोई सा एक प्लेट लिए फोटोग्राफिक, जैसे कोई सा एक पेपर लिए, उसके ऊपर में रेडियम को रख करके उसको किसी अंधेरे कमरे में छोड़ करके चले आओ, ठीक। कुछ टाइम के बाद में जब पेपर को निकाल करके वहां से लेकर के आओगे तो पेपर में तुमको डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। बोलने का मतलब वो जो फोटोग्राफिक प्लेट था वो अफेक्टेड हो गया रेडियम की वजह से, क्लियर, या रेडिएशन की वजह से। तो उसमें तो कोई अलग से और एनर्जी सोर्स लगाए हुए नहीं थे, अंधेरे कमरे में रखा गया था, तो वहां पे कोई लाइट का भी सोर्स नहीं आया हुआ था। जो भी वहां पे रेडिएशन रिलीज हुए रहेंगे वो एलिमेंट की वजह से ही रिलीज हुए रहेंगे जिसको उसके ऊपर में रखा गया होगा, क्लियर। तो अगर रेडियम को रखेंगे किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में तो रेडियम से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड होगा, ठीक है, ठीक है इतना। चलो भाई, तो अब देखो हेनरी बेक्यूरेल ने जब ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता दिया कि रेडियम, थोरियम और पोलोनियम इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे के ग्रुप में आते हैं, नीचे के टेबल सॉरी नीचे के लाइन में आते हैं, ठीक है। तो उन सारे एलिमेंट से निकलने वाले रेडिएशन से ये सारे के सारे अफेक्ट हो रहे हैं, क्लियर। अब इसमें से तुमको क्या क्या इंपॉर्टेंट नॉलेज लेना है, ध्यान से समझो। हाँ, एक चीज, ये जो एमिशन होता है ये क्यों होता है, ये न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू, लिख लेना, ड्यू टू न्यूक्लियर एक्टिविटी। अभी हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में नहीं देखे हुए, ये न्यूक्लियस का जो रिसर्च हो रहा है या न्यूक्लियस के को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो अभी तक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता चला है, ठीक। उससे पहले के ये रिसर्च है। ड्यू टू न्यूक्लियर एक्टिविटी जो अभी ये स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं इसके बारे में हमको बाद में पता चलने वाला है, जब पूरे के पूरे एटम के बारे में डिस्कवरी हो जाएगा, ठीक। तब आगे चल करके फिर ये पता चलेगा कि कुछ न्यूक्लियर एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जो कि रेडिएशन एमिट करवाते हैं, क्लियर। ये हम लोग बाद के स्टेटमेंट को अभी लिख रहे हैं, ड्यू टू न्यूक्लियर एक्टिविटीज, ठीक, एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। कौन कौन से एलिमेंट्स, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम एटसेट्रा, क्लियर है इतना, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पे, जब न्यूक्लियर एक्टिविटी होते हैं तो अगर तुमको एटम के बारे में 9th क्लास में पढ़े हुए थोड़े मोड़े भी चीजें अगर याद होगा तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ जिसके बारे में तुम लोग आगे में देखें, जिसके बारे में हम लोग आगे में देखने वाले हैं। नील बोर का एटॉमिक थ्योरी, जिसमें कि उसने बताया हुआ था ये हो गया एटम, बीच में है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये घूम रहे हैं, तो अंदर में तो आ गया तुम्हारा न्यूक्लियस। अब ध्यान से समझो, तुमको अगर याद होगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन जो रहता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो रहेगा ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे ये नेगेटिव चार्ज लेकर के पूरे के पूरे घूमते रहते हैं। बोलने का मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पे मिल रहा होगा, न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज उसको पूरा सराउंड करके पूरे के पूरे घूम रहे होंगे, ठीक। ये क्लास 9th में यहाँ तक का पढ़े हुए थे, हालांकि अभी तक हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं, पहुंचना है। मैं तुमको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज होते क्या और उसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो ध्यान दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तुमको देखने के लिए मिल रहा है प्रोटॉन में, ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है ये कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक। जब न्यूक्लियर एक्टिविटीज होते हैं तो न्यूक्लियस से तुम्हारे नेगेटिव चार्जेस भी बाहर निकल करके आते हैं, ठीक है। ये तुमको एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट भले ही अभी लग रहा होगा लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे क्लास 12th में। तो प्रोटॉन, बोलने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है
वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को भी बाहर एमिट करता है, बाहर निकालता है। क्लियर? तो न्यूक्लियस से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी बाहर निकल करके आते हैं, और न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियर एक्टिविटी के टाइम पे कभी कभी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी बाहर निकल करके आते हैं। क्लियर? क्लियर, डन। ठीक है, देखो आगे। अब देखो, जब ये न्यूक्लियर एक्टिविटी होते हैं तब के केस में होता क्या, इसके लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कोई सा एक रेडियम लेता हूं, ध्यान दो यहाँ पे। एक ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ले लिए, पहले समझो। ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ले लिए, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा मान लो रेडियम का रखा। ठीक, ये लेड बॉक्स है। वेट, जैसे जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए चल रहा हूँ, जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाते हुए चलना, क्योंकि हर एक टर्म तुम्हारे आगे के काम के है। तो ये जो बॉक्स लिया हुआ है, ये कौन सा बॉक्स है, लेड बॉक्स। ठीक, लेड बॉक्स यहाँ पे इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि लेड बॉक्स जो रहता है वो रेडिएशन को बाहर अपने से निकलने नहीं देता। तो इसके लिए रेडिएशन बाहर निकलने के सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सामने की तरफ। तो इसके जो रेडिएशन है सामने की तरफ निकलेंगे। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या किया गया है, यहाँ पे मैंने एक प्लेट बना दिया सबसे पहले। वेट, विजिबल है? हाँ विजिबल है। ठीक, यहाँ पे सामने में एक प्लेट रखे। प्लेट को हम लोग अलग अलग तरीके से चार्ज करने वाले हैं। जैसे ध्यान दो यहाँ पे, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये उसका हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल, बीच वाला पोर्शन जो है ये न्यूट्रल है। क्लियर? ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बीच वाला जो पोर्शन है ये न्यूट्रल होने वाला है। तो इसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान दो यहाँ पे, जो ये, एक सेकंड, जो ये रेडियम है, रेडियम से यहाँ पे तीन टाइप के रेडिएशन निकलने वाले हैं। क्लियर? तीन टाइप के रेडिएशन निकलने वाले हैं। एक रेडिएशन जो है ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एक रेडिएशन जो है ये आएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, और एक रेडिएशन जो है वो बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाएगा। एक रेडिएशन जो है ये बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, जो रेडिएशन पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ डेविएट होकर के गया हुआ है, जो रेडिएशन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होकर के गया हुआ है, जाहिर सी बात है इस रेडिएशन में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, इस रेडिएशन में कैसा होगा, ये नेगेटिव चार्ज। और ये जो रेडिएशन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग करके गया हुआ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तब वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के गया हुआ रहेगा। क्लियर है इतना? और न्यूट्रल में किसी भी टाइप का चार्ज देखने के लिए नहीं मिला। जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा रेज। ठीक, अल्फा को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, ऐसे अल्फा बनाया करो। ठीक है, ये पूरा का डिजाइन में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अल्फा ऐसे ही बना दिया करो, किसी भी नंबर को काटने के जैसा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा। क्लियर? तो पॉजिटिवली चार्ज जो रेज है इसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा रेज। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जो रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग करके जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होने वाला है, सीधी सी बात। नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं बीटा रेज। बीटा रेज, ठीक है, इसको बोलेंगे बीटा रेज। और जो न्यूट्रल रेज है, जो किसी भी तरफ डेविएट नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं गामा रेज। ठीक है, इसको बोला जा रहा है गामा रेज। तो टोटल तीन टाइप्स के रेडिएशन यहाँ पे एमिशन हम लोग को देखने के लिए मिला है। तीन टाइप के रेडिएशन का एमिशन देखने के लिए मिला हुआ है। एक हो जाएगा अल्फा रेज, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज होता है, और गामा रेज जो है ये तुम्हारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। क्लियर? क्लियर इतना? ठीक है, अब इनके चार्जेस और मासेस हम लोग को भी देखना है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी तुमको याद रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं अब तीनों ही रेज के बारे में यहाँ पे बताता हूँ।
जो रेज अल्फा, जिसको कि हम लोग अल्फा रेज बोल रहे हैं, जिसको कि हम लोग अल्फा रेज बोल रहे हैं, अल्फा रेज जो है ये अल्फा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ रहता है, कंसिस्ट अल्फा पार्टिकल्स, क्लियर, कंसिस्ट अल्फा पार्टिकल्स। बीटा रेज जो है ये बीटा पार्टिकल्स कंसिस्ट करेगा, और गामा रेज जो है ये गामा पार्टिकल्स कंसिस्ट करने वाला होगा। बोलने का मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए हैं। मैं एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ हूं, बाकी दोनों का अपने से खुद से लिख लू कॉपी में। क्लियर है ये? ठीक है, अब ध्यान दो, पहले हम लोग इंफॉर्मेशन कवर करते हैं अल्फा पार्टिकल्स के लिए। अल्फा पार्टिकल्स, देखो अल्फा पार्टिकल्स जो रहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का मास, अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है ये एक प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स ज्यादा होगा। कितना? अल्फा पार्टिकल मास इक्वल्स टू 4 यूनिफाइड मास। एक प्रोटॉन का कितना होता है? 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 यूनिफाइड मास, मतलब प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स से ज्यादा है। और चार्ज, चार्ज चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के प्लस के, बोलने का मतलब 2 प्रोटॉन चार्ज के प्लस के बराबर होगा। एक प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उसका डबल चार्ज, ठीक, और एक प्रोटॉन का जितना मास होता है उसका 4 टाइम्स मास में, ठीक। और प्रोटॉन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन किसको बोलते हैं ये चीज भी दिमाग में बिठा करके रखना। एक प्रोटॉन बोलने का मतलब एक हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। प्रोटॉन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन को, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो फिर हाइड्रोजन प्लस आयन बना लेगा, और एक हाइड्रोजन प्लस आयन में सिर्फ और सिर्फ तुमको एक प्रोटॉन देखने के लिए मिलता है। तो एक प्रोटॉन बोलने का मतलब एक हाइड्रोजन प्लस आयन को हम लोग एक प्रोटॉन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन प्लस आयन के मास के इक्वल है, और 2 हाइड्रोजन प्लस आयन के चार्ज के इक्वल होने वाला है। क्लियर इतना? ठीक है, चलो भाई इसको पहले लिखो, तो फिर इसको मैं एक और पेज में बनाऊंगा, वहां पे हम लोग और डिटेल में लिखेंगे इसको। जल्दी नोट डाउन करो इसको, नोट इट डाउन फास्ट। पहले इतने को लिखो तो जल्दी, ये अल्फा पार्टिकल का लिखो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होने वाला रहेगा, नेक्स्ट पेज में इसको बनाएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, स्पीड में। अच्छा चलो हट देते हैं, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रोटॉन के चार्जेस और मासेस मेरे को तुमको यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वो। एक काम करो, प्रोटॉन के चार्ज और मास को यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, ठीक। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक, क्लियर, ठीक है। केजी में लोगे तो वो -27 केजी चला जाएगा, या फिर इसी को लिख सकते हो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -27 केजी। दोनों ही यूनिट याद रखना तुम, क्लियर। और एक प्रोटॉन का अगर चार्ज की बात करें, एक प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, लेकिन वो नेगेटिव साइन में जाएगा। ये प्रोटॉन का चार्ज है इतना, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा ये 1.6 को डबल कर दो भाई, कितना हो जाएगा? ये 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज कितना हो जाएगा? 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। सी जो है ये कूलम को रिप्रेजेंट करेगा, कूलम लिख देते हैं, सी इक्वल्स टू कूलम। चार्ज का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। सारे डिटेल लिखते हुए चलो, सब तुमको आगे में काम आने वाला, सारे डिटेल, एक एक पॉइंट, कुछ भी बोर्ड में लिखा हुआ चीज छूटना नहीं चाहिए, एज इट इज लिखो, एज इट इज। मास को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, मास चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बाकी उसका तुम्हारा यूज नहीं है। प्रोटॉन के मास और प्रोटॉन के चार्ज तुमको याद रखना है, क्योंकि इसका हम लोग आगे में यूज होना है, ठीक है। और इसका तुमको चार्ज और मास, अल्फा पार्टिकल का मास का कहीं पे यूज नहीं होना, बस तुमको दिमाग में बिठाना है कि अल्फा पार्टिकल जो रहते हैं ये क्या हो जाएंगे? एक प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स और एक प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स। याद रखना भाई इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन हो जाए तो जल्दी से बता दो, नोट हो गया करके डन करके लिखो।
डन डन क्लियर गुड। करो भाई जल्दी, बाकी बच्चे पूछे, जल्दी स्पीड में लिखो। ये रेडियम है ना, नाम भी लिख लिया रहना, रेडियम हो या फिर थोरियम पोलोनियम जो भी हो, नाम लिख लो जहां से कि रेडिएशन एमिट हो रहे हैं। तीन टाइप के रेडिएशन मिलेंगे यहाँ पे तुमको, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तीनों ही जो रेज होते हैं ये तीन टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए रहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। ठीक है, डन डन गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे देखो। नेक्स्ट अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स होने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स, अब ध्यान दो, बीटा पार्टिकल्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। इसका जो चार्ज होता है ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, चार्ज चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन के इक्वल इसका चार्ज हो जाएगा, और मास जो रहेगा ये भी एक इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही होने वाला है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कितना होता है इसके लिए लिख लो चार्ज, इसका चार्ज अभी बताया था -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज +1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होगा बट नेगेटिव साइन के साथ, और इसका मास कितना हो जाएगा, मास इक्वल्स टू 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, और ये जो मास है इसको हम लोग नेग्लिजिबल मास मानते हैं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मास मानते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल मास मानते हैं। क्लियर, तो सेम सेम जो तुम्हारा बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल के लिए भी सेम मास और सेम चार्ज होने वाले हैं। अब ध्यान दो, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है बोलने से, बीटा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियर एक्टिविटी के थ्रू किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस से निकलने वाला पार्टिकल है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये न्यूक्लियस के अंदर में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ रहता है, और ये न्यूक्लियस के बाहर से ही निकलने वाला पार्टिकल होता है। तो बस यही दो डिफरेंस आते हैं इसमें, इतने कोई बस दिमाग में बिठा करके रखना। क्लियर, नेक्स्ट गामा पार्टिकल्स। ठीक, गामा पार्टिकल्स के लिए बस तुमको एक ही चीज याद रखना है, मास नेग्लिजिबल। मास नेग्लिजिबल और चार्ज न्यूट्रल। चार्ज न्यूट्रल, मास नेग्लिजिबल, ये हो जाएगा तुम्हारा गामा पार्टिकल के लिए। बस इतना ही तुमको दिमाग में बिठाना है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये जो तीन टाइप के पार्टिकल्स अभी देखे हुए हैं इनका पेनिट्रेशन पावर तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर बोलने का मतलब जैसे मान लो मैंने हाथ को यहाँ पे ऐसे सीधा किया, ठीक, ऊपर के किसी एक लाइट सोर्स से या किसी भी एक सोर्स से मैं इन तीनों ही चार्जेस को या तीनों ही टाइप के पार्टिकल्स को अगर मैं यहाँ पे मेरे हाथ में अगर मैं भेजने का कोशिश करूंगा, तो कौन सा पार्टिकल मेरे हाथ के कितने डेप्थ तक जा पाता है, या मान लो मेरे बॉडी में अगर मैं इस पार्टिकल को लेने का कोशिश करूंगा तो कौन सा पार्टिकल मेरे बॉडी के कितने डेप्थ तक अंदर में जा पाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो समझो किसी भी सब्सटेंस को पेनिट्रेट करने का सबसे ज्यादा पावर जो रहता है ये होता है गामा पार्टिकल्स का। गामा पार्टिकल्स भले ही तुमको चार्ज में न्यूट्रल दिख रहा है, मास में नेग्लिजिबल लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा पार्टिकल्स का होता है। अगर गामा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मेरे बॉडी में अगर सामने से छोड़ा जाएगा तो वो मेरे बॉडी के आर पार निकल जाएंगे पूरा। क्लियर, मेरे बॉडी के आर पार आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक्स रेज, एक्स रेज देखे, एक्स रेज अगर एक्स रेज की अगर बात करो तो वो एक्स पार्टिकल से बना हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो भाई, एक्स पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ रहेगा। तो जब एक्सरे हम लोग लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के सिर्फ मसल्स पार्ट को ही पेनिट्रेट कर पाता है, हमारे बॉडी के बोन को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन गामा रेज अगर भेजा जाएगा तो गामा रेज जो है हमारे बॉडी के बोन को भी पेनिट्रेट करके क्रॉस थ्रू करके निकल जाएंगे। इतना ज्यादा उसका पेनिट्रेटिंग पावर होता है। ध्यान से समझो, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स।
इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? और पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा पार्टिकल्स इक्वल्स टू 1000 टाइम्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है? बीटा पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज्यादा होता है और गामा पार्टिकल्स का बीटा पार्टिकल से 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। बोलने का मतलब ये गामा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल से 1 लाख टाइम ज्यादा पावरफुल होता है पेनिट्रेशन के मामले में। ठीक है? मतलब किसी अगर ऑब्जेक्ट में गामा पार्टिकल दिया जाए तो आराम से उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा। जो ऐसे समझो हमारा जो सराउंडिंग है, क्लास 7th में हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पढ़े हुए रहोगे। तो आयनोस्फीयर करके हमारा एक स्फीयर का एक लेयर आता है, सेकंड लास्ट लेयर होता है, एक्सोस्फीयर से पहले आयनोस्फीयर आता है। ठीक है? तो बाहर से जो एस्टेरॉइड्स वगैरह हमारे अर्थ की तरफ आते हैं तो आयनोस्फीयर में अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, सारे रेज वहां पे घूमते रहते हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल रेज कौन सा हो जाएगा? गामा रेज। तो जो बाहर से जो एस्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं बड़े साइज के, इनको यही गामा पार्टिकल्स जो रहते हैं या गामा रेज जो रहते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। इतना ज्यादा पावरफुल होता है गामा पार्टिकल्स। ठीक है? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस तक जब पहुंचते हैं तो इतने छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट जाते हैं और बहुत सारे पार्ट्स इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि वो रास्ते में आते आते ही पूरे डस्ट पार्टिकल्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे पेनिट्रेटिंग पावर फॉर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लो भाई, ये पूरा डिटेल है। जल्दी लिखो, जल्दी नोट डाउन करो, इतने को जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूं भाई, टेस्ट दिला लो जल्दी। और एक चीज और मैं तुमको बता दे रहा हूं, तुम्हारा चैप्टर 1 का जो टेस्ट है वो इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अगर अगर जितने वेरिएंट्स के क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में है, 50 क्वेश्चन है, सारे के सारे 50 क्वेश्चन अगर प्रॉपरली पूरा सॉल्व करने का मेथड के साथ में अगर तुमको समझ में आ जाता है, हाँ, तो फिर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चैप्टर 1 से उठाए हुए क्वेश्चन आराम से बना लोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है वो नीट के क्वेश्चन है, उसमें एम्स के क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन है, इवन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है उसको सिलेक्ट करके तुमको क्वेश्चन दिया गया है। और जितने भी क्वेश्चन है सभी से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया हुआ है, प्लस सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। बस तुमको क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है और उसको सॉल्व करने के तरीके को आइडेंटिफाई करना है भाई, बस। बाकी सारे वेरिएंट्स तुमको पढ़ाए गए हैं क्लास में। ठीक है? ठीक है भाई, देखो अब आगे यहां से देखो, तो अब इतने में से तुम्हारे रेडिएशन के भी डिस्कवरीज हो चुके हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो रेडिएशन हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स है इसी का अभी हम लोग अगले वाले एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले हैं। ठीक? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। हम लोगों ने पहला एटॉमिक मॉडल देखा हुआ था जे जे थॉमसन का। ठीक? जे जे थॉमसन का हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल देखा हुआ था। अभी सेकंड एटॉमिक मॉडल के लिए हेडिंग लगाओ, ये हो जाएगा एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है? तो सबसे पहला तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट इसने एटॉमिक मॉडल देने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ? ये जो है ये हो जाएगा इसका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक? इसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो इसका सेटअप देख लो कि इसने सेटअप क्या किया हुआ है और इसका जो एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट है ये किस पे, मतलब किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो पहले तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है।
एक्सपेरिमेंट फॉर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर, ऐसे लिखो, फॉर लोकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो चुका है। अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसमें ये डिफाइन नहीं हो पाया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक्चुअल में एटम के अंदर में पोजीशन क्या है। तो एक्सपेरिमेंट फॉर पोजीशन लिखो, लोकेशन या फिर पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आएंगे। अभी तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है। ये जो टाइम हम लोग देख रहे हैं ये 1913 आसपास के टाइम पीरियड के आसपास की बात है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था ये 1931 में हुआ था। बोलने का मतलब न्यूट्रॉन के डिस्कवरी को अभी तक 100 ईयर्स भी नहीं हुए हैं। क्लियर। 2031 जब आएगा तब तुम्हारा 100 ईयर कंप्लीट होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो न्यूट्रॉन्स जो थे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से सबसे लास्ट में ढूंढा हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल था। क्लियर, ठीक है। 1931 में ढूंढा जाएगा। अभी पहले हम लोग इनका अरेंजमेंट देख लेते हैं, इतना समझ में आ गया रहेगा। तो फॉर द पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, पहले मैं इसको तुमको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सेटअप पहले करते हैं भाई इसके एक्सपेरिमेंट का। देखो सबसे पहले तो इसने एक सी शेप्ड, एक इस टाइप से सी शेप्ड एक मेटल का पूरा रिंग लिया हुआ था। प्लेट के फॉर्म में था, पूरा रिंग था वो, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, एक बेल्ट जो रहता है ना, बेल्ट को इस टाइप से सी टाइप से घुमा लो, तो उस टाइप से ये तुमको सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, ये सेटअप लेने के बाद इसने देखो इस साइड में इसने सबसे पहले तो एक बॉक्स, लेड बॉक्स लेने वाला है ये। साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते हुए चलो। ठीक, ये हो गया एक लेड बॉक्स। लेड बॉक्स के अंदर में इसको एक मटेरियल यहाँ पे प्लेस करना है। इसको हम लोग बोल रहे हैं कोई सा भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिए, ठीक है। कोई सा भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिए। इसमें से हम लोग के काम का जो पार्टिकल, हम लोग को जो रेडिएशन हमारे काम का है वो हो जाएगा अल्फा रेज या फिर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। वही हमारे लिए काम का है। अब ध्यान दो यहाँ पे, और यहाँ पे पतले पतले या फिर छोटे रास्ते वाले स्लिट्स का यूज करता है। छोटे रास्ते वाले स्लिट्स का यूज करने का बोलने का मतलब ये है, ऐसे समझो, ये तुमको दिख रहा होगा, इसके बीच में यहाँ पे ये जो खाली जगह दिख रहा है, ऐसे ही रास्ते यहाँ पे बने हुए हैं। इसको इसी को स्लिट जैसा एज्यूम कर लो। इसका काम क्या होता है अभी बताएंगे। यहाँ पे मैंने उसको सिर्फ 2 लाइन से बनाया हुआ है। एक्चुअली में वो इस टाइप से एक प्लेट होने वाला होगा जिसके बीच में एक छोटा सा होल होता है। उसी होल का रास्ता ये तुमको सामने में जाते हुए दिख रहा है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने अब किया क्या है, एक गोल्ड लीफ लेगा। ठीक, इस टाइप से इसने एक गोल्ड लीफ का यूज किया। इतना क्लियर हो गया, ये सेटअप किया हुआ है भाई। तो अब इसको एक बार पहले इतने को ही लेबलिंग कर लो। ये हो जाएगा लेड बॉक्स, ये हो जाएंगे स्लिट्स। क्लियर, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल,
क्लियर। और यहां से बाहर क्या निकलेगा बोलने से, अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, स्लिट से होते हुए जाएगा वो वेट। ठीक है, इस टाइप से इसका अरेंजमेंट कर लेना है। ये हो जाएगा गोल्ड फॉइल, ठीक। ये हो जाएगा सी शेप्ड मेटल रिंग, क्लियर। किसी किसी बुक में तुमको यहाँ पे पूरा घूमने वाला एक क्या बोलना चाहिए, इंडिकेटर या फिर रिसीवर तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि वहां पे वो किस हिसाब से उसको डिटेक्टर कैसे यूज किया हुआ था। बेसिकली अगर कुछ यूट्यूब के अगर वीडियोस देखोगे, अगर हिस्ट्री वगैरह देखना चाहो, तो उसमें इसने इस सेटअप के अंदर में एक लेंस लगाया हुआ था, इसके बाहर में एक बॉक्स में इसको पूरा का पूरा उसके अंदर में रख लिया, और उसमें एक बाहर से एक लेंस लगाया हुआ था। जब लेंस से उसको ऑब्जर्व करता था, तो जो भी ऑब्जर्वेशन था उसने अपने खुद की आंखों से देखा हुआ था। ये किसी किसी एक्सपेरिमेंट्स में बताया जाता है, बाकी वो सब हमारे ये काम का है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, ये गोल्ड फॉइल हो गया, ये सी शेप्ड क्या हो गया, मेटल रिंग हो गया, ये स्लिट हो गया। अब यहाँ से ये पूरे के पूरे रेस जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसने पूरा का पूरा सेटअप किया हुआ था। ये जो गोल्ड फॉइल लिया हुआ था, इसका थिकनेस ये बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल था। किसी किसी बुक में तुमको 100 एटम्स का थिकनेस इसमें देखने के लिए मिलेगा, किसी बुक में इसको तुमको सिर्फ 1 एटम का थिकनेस लिखा हुआ मिल जाता है। तो एक्चुअली में वो कितना है वो भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो सारे हमारे अब कितने एटम्स का बना हुआ उससे हमको क्या लेना देना है। एक्चुअली में जो ऑब्जर्व हुआ है एक्सपेरिमेंट में, जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे काम के वही होने वाले हैं। ठीक है, तो बस ये डायग्राम तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है भाई, लिखो इसको जल्दी, इसको बनाओ जल्दी फटाफट। यहां से ये जो रेस निकल करके जा रहा है, ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब ये अल्फा रेस है, क्लियर। लिखो 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 जल्दी लिखो, ड्रॉ करो जल्दी फटाफट डायग्राम, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। हो गया, गुड गुड, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से आगे, इसको थोड़ा सा डिटेल अब करते हुए चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में इसने किया क्या है, इसको क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, उस बेसिस पे इसने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। ठीक, तो ये गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट है भाई, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट में इसने ऑब्जर्व क्या क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सबसे पहले नंबर का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, बोलने का मतलब किसी भी एंगल में डिफ्लेक्ट हुए बिना सीधा निकल जाते थे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन लिखो, उसके बाद फिर कंक्लूजन देखेंगे, फिर दोनों के बेसिस पे एक्चुअली में इसका जो मॉडल था उसके लिए 5-6 पॉइंट्स उसके लिए हम लोग फिर फाइनली लिखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन इसका क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ द, ऐसे लिखो 99.9, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस या पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन।
ठीक, विदाउट डिफ्लेक्शन, बोलने का मतलब सीधा निकल जाएंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, few of them deflect with very small angles. Deflect with very small angles. ठीक, वेरी स्मॉल एंगल्स। नेक्स्ट, थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका क्या हुआ था, 1/20,000। ये नंबर भी तुमको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। मैं यहाँ पे एक जनरल नंबर लिख दे रहा हूं जो कि मैक्सिमम बुक्स में तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। बाकी इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि कितने पार्टिकल्स में से एक रिटर्न हुआ है ये तुमको उससे क्या लेना देना। ठीक, मतलब कि कई सारे पार्टिकल्स में से एक आध पार्टिकल बस रिटर्न होते थे, यही तुमको दिमाग में बिठाना है। तो इसमें लिखना 1 out of 20,000 particles return back। मतलब वापस, ये जो एक पार्टिकल को इधर नीचे की तरफ खींचे हुए हैं, ये वापस आया हुआ पार्टिकल है। ठीक है, तो आउट ऑफ 20,000 एक आध पार्टिकल ऐसे थे जो कि रिटर्न होकर के वापस आते थे। 99.9% पार्टिकल्स जो थे वो सीधा निकल गए। गिने चुने पार्टिकल्स जो थे वो बहुत ही स्मॉल एंगल के साथ में डेविएट हुए थे, बहुत ही स्मॉल एंगल के साथ, छोटे छोटे एंगल के साथ। क्लियर? तो ये टोटल 3 ऑब्जर्वेशन इसके हुए थे। अब 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसके कंक्लूजन लिखते हैं। यहाँ पे कंक्लूड इसने क्या किया हुआ था, तो कंक्लूजन, अब समझो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो विदाउट डेविएशन सीधा निकल गया है। तो इसका पहला कंक्लूजन ये हुआ कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स के मोस्ट ऑफ द पार्ट जो रहेंगे ये ब्लैंक स्पेस, मतलब एम्प्टी स्पेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कंक्लूजन क्या निकल करके आएगा, मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ठीक, मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मतलब ये खाली होता है, पहला चीज। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? दूसरा, अब कैसे ये पता चला है बोलने से, जब विदाउट डेविएशन मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधा गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए थे। तो इस वजह से ये इसी ऑब्जर्वेशन से इसका पहला कंक्लूजन ये आया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो होंगे एटम के, ठीक है, वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। बोलने का मतलब एम्प्टी होते हैं, कुछ नहीं होता वहां पे, खोखला होगा। सेकंड कंक्लूजन, positive charge of the atom is concentrated at its center। एट इट्स सेंटर, तो सेंटर में इसके जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं सारे के सारे इसके सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ये दो कंक्लूजन इसका दिया हुआ है भाई, इसको पहले लिखो जल्दी से। ये ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन, 2 कंक्लूजन, और इसके बाद 5-6 इसका एटॉमिक मॉडल देख लेंगे, तो फिर तुम्हारा रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। लिखो लिखो जल्दी लिखो फटाफट, नोट इट डाउन फास्ट। देखो कंपैरिजन करते हुए चलना। जो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल आया हुआ था उस पे उसने पॉजिटिव चार्ज को पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड बताया था। याद करो, जो पंपकिन सॉरी वाटरमेलन मॉडल जो था उसमें रेड कलर का जो पोर्शन होता है उसको जे थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज बताया था। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो वो पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। लेकिन इसके एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे सेंटर में उस एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। बोलने का मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे यहां पे तुमको पॉइंट चार्ज दिखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर?
अरे बताओ भाई, हो गया तो लिखो जल्दी, हो गया करके आगे बढ़ेंगे फिर। जब जिसका एक दो का भी अगर हो जाता है कंप्लीट तो डन करके लिख दिया करो, ताकि मेरे को पता चले कि एक का भी हो गया है। एक का भी अगर हो जाता है तो बोलने का मतलब बाकी लोग को स्पीड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर जल्दी लिख ले रहा है तो बाकी लोग को भी उस टाइम में लिखने का जरूरत है फिर। तो एक का भी अगर हो जाता है जल्दी से चैट पे बता दिया करो कि डन हो गया। गुड गुड, वेरी गुड, डन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है स्लिट के भी काम है। स्लिट के क्या काम है, यहाँ से जो रेडिएशन इधर से जा रहे होंगे इन सारे रेडिएशन को ये ब्लॉक कर देगा, और बीच में एक छोटा सा रास्ता है तो उसी में से ये रेडिएशन को पास होने देगा। तो रेडिएशन जो रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन में बाहर निकलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सीधा जाने वाला होगा। क्लियर इतना? ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें, देखो ध्यान से। इसके कंक्लूजन के बेसिस पर अगर एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से तुम्हारा इसका डायग्राम ड्रॉ होने वाला है। सबसे पहले तो ये हो गया तुम्हारा एक एटम। ठीक, इस एटम के इसके सेंटर में यहां पे मिल जाएगा इसका न्यूक्लियस। थोड़ा ज्यादा हो गया, वेट। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब अगर इसमें हम लोग रेडिएशंस डालते हैं तो ये सारे रेडिएशंस ऐसे सीधा निकल जाएंगे। ठीक, कुछ एक रेडिएशन जो रहेंगे वो इससे टकराएंगे, और टकराने के बाद ये जैसे इसे टकराया, टकराने के बाद ये रिटर्न बैक हो जाएगा, वापस आ गया। ये एक और ले लेते हैं, टकराने के बाद वो किसी एक स्मॉल एंगल में डेविएट होकर के वापस निकल जाएगा। बोलने का मतलब ये इस हिसाब से। तो इस टाइप से डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से शो करने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स के जो सॉरी मोस्ट ऑफ द लाइंस जो बनाए हुए हैं वो स्ट्रेट निकल गए हैं। बोलने का मतलब एक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास में जो पार्टिकल्स टकराएगा वही डेविएट होगा या फिर रिटर्न होगा। ठीक, बाकी सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, ठीक। अब देखो, तो इस बेसिस पे इसने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे तो लिखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक, मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। तो देखो इसने जो मॉडल दिया हुआ था इस मॉडल के बेसिस पे एक एक पॉइंट वो यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे एन एटम हैज टू पार्ट्स। क्लियर, एन एटम हैज टू पार्ट्स। पहला पार्ट इसका हो जाएगा न्यूक्लियस और सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। चलो भाई लिखो, साथ साथ लिखते हुए चलो। अब मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, पहला पॉइंट इसमें से क्या लिखना है, एन एटम हैज टू पार्ट्स। एक हो जाएगा न्यूक्लियस, एक हो जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। क्लियर, बिग सेंटर में जो तुमको पॉइंट जो छोटा सा गोला दिख रहा है वो हो जाएगा न्यूक्लियस, और बाकी जो पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ठीक, सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस is very very small than atom। क्लियर,
एक अगर न्यूक्लियस का रेडियस की बात करोगे तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और एक एटम का रेडियस की अगर बात करोगे तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं ना, एवरेज, ठीक है। तो एक एटम के साइज से न्यूक्लियस का जो साइज होता है ये 1 लाख टाइम छोटा होता है। अगर एक बड़े से हॉल की बात करोगे, जैसे ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को अगर देखोगे तो बहुत बड़ा हॉल है, ठीक। तो और इस बड़े से हॉल को अगर एक एटम अगर कंसीडर करते हो तो बहुत छोटा सा जो सुई आता है, जो कपड़ा सिलने वाला जो सुई आता है, उसका जो नोक होगा, बोलने का मतलब उसका जो पॉइंट होगा, ठीक, उस पॉइंट को अगर बीच में रखोगे, उतना बड़ा है सिर्फ तुम्हारा न्यूक्लियस होने वाला। अगर ये पूरा हॉल अगर एटम है तो उस निडल का जो मतलब कि जो नोक होगा, ठीक है, वही तुम्हारा न्यूक्लियस होगा। तो सोच लो कि कितना बड़े साइज के एटम के लिए कितना छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक, क्लियर है। तो ये उसके कंपैरिजन के हिसाब से हो गया। पॉइंट 3, ऑल पॉजिटिव या नेट पॉजिटिव चार्ज on the atom is due to protons present in the nucleus, ठीक है। नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये तो समझ में आ गया रहेगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं है समझाने लायक। फोर्थ पॉइंट, टोटल चार्ज या नेट चार्ज लिखो, नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, नेट नेगेटिव चार्ज is due to electrons, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, like solar system, like planetary motion लिखो, like planetary motion of the solar system, so these electrons are known as planetary electrons, ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। देख लेना भाई, कहीं पे अगर स्पेलिंग में कुछ अगर एक आध लेटर छूट गया रहेगा तो उसको मैनेज कर लेना, बाकी छापो पूरा एज इट इज, 6 के 6 पॉइंट उतार डालो पूरा, जल्दी करो जल्दी। ये है एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना फिर, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तब ना नेट चार्ज ऑन द एटम जो रहेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, बोलने का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, जल्दी जितना जल्दी हो सके फास्ट लिखो भाई। ये लिख लेना, ये रेडियस है भाई, ये दोनों, ये जो लिखे हुए हैं ये दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। पता चला खाली नंबर लिखे हुए हो, 2 दिन बाद कॉपी खोल रहे हो तो क्या नंबर लिखे हो, यही भेजे में नहीं है।
क्लियर, गुड, वेरी गुड, बढ़िया। देख लो, जिसका छूट रहा होगा टाइमिंग कम से कम लिख लिया करो भाई, टाइमिंग लिख लिया करो, ताकि जब क्लास एंड हो जाएगा वापस से वीडियो के उसी टाइम पे आकर कम से कम अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम ईमानदारी से नोट्स बनाओ, खुद का ही नोट्स एग्जाम में काम आता है, पहले से ही मैं बता रहा हूँ। 11th का अभी जो नोट्स बनाओगे ये तुम्हारे अगले आने वाले 2 साल तक के लिए इसको तुमको मतलब कि खुद के घर के ज्वेलरी से भी ज्यादा तुमको सहेज करके रखना है, ये तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए घर से अगर सोना चांदी गायब हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन ये नोट्स गायब नहीं होना चाहिए तब तक के लिए जब तक कि कोई सा 12th के बाद कॉलेज तुमको नहीं मिल जाता, तब तक के लिए ये नोट्स को तो एकदम लॉकर में भले ही फ्रेम करके रख लो। डन डन, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से, एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं यहां से। देखो, रदरफोर्ड जो थे, ये जितने भी साइंटिस्ट थे ये अकेले बैठ करके काम नहीं करते थे, इनके पूरे के पूरे कोवर्कर्स होते थे, बोलने का मतलब इनके पूरे के पूरे टीममेट्स होते थे। ठीक, अपना ये टीम बनाते थे। हाँ, टीम को जो साइंटिस्ट लीड करता था, सारे रिसर्च वर्क जो थे उसी के नाम से पब्लिश होते थे। जैसे रदरफोर्ड ने अकेले थोड़ा इतना सेटअप किया हुआ रहेगा, वो उसके और भी कोई कॉलिग्स वगैरह रहे, कुलिग्स वगैरह रहे होंगे वहां पे, जो कि इसके सेटअप करने में हेल्प किए हुए रहेंगे, इसके कैलकुलेशन करने में हेल्प किए हुए रहेंगे। हाँ, जो मेजर जो माइंड का काम था, दिमाग का जो काम था, वो रदरफोर्ड ने किया हुआ था, तो इसीलिए जो पेटेंट हुआ वो इसी के नाम पे हुआ। ठीक है, तो इसी के कोवर्कर्स में से, बोलने का मतलब इसी के टीम मेंबर्स में से एक और टीम मेंबर आता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पहले, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल जेड से। आगे देखो, एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए, क्योंकि रदरफोर्ड जो था इसने न्यूक्लियस फाइंड आउट कर लिया, इसने बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हर एक एटम के लिए अलग अलग होगा। बोलने का मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग, हीलियम एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग। एक चीज नहीं लिखे हुए, वहां पे लिख लो भाई, क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव चार्ज on an atom is due to proton present in the nucleus, and इसमें लिख लो, and number of protons differ from element to element, differ from element to element। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये एलिमेंट टू एलिमेंट ये चेंज होता है, ये ऑब्जर्व करके बताया हुआ है रदरफोर्ड ने, और इसी ऑब्जर्वेशन को पॉइंट आउट करके इसी का जो टीममेट था, टीममेट बोलने का मतलब इसी का कोवर्कर समझ लो, हेनरी मोसले। ठीक है, हेनरी मोसले, शॉर्ट में उसका नाम मोसले ही लिखा हुआ है। इसने अप्रोक्सीमेट 1913 के आसपास में, ये कौन था, टीममेट ऑफ रदरफोर्ड। देखो, एक चीज मैं तुमको एक बार और बता दे रहा हूं, मुझे नाम के साथ साथ डेट्स वगैरह सब कुछ याद है, तो मैं यहाँ पे उसको नोट डाउन कर ले रहा हूं। डेट्स वगैरह तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको हिस्ट्री का क्लास नहीं करना है, मुझे आता है तो मैं यहाँ पे लिख दिया, तुमको ये डेट्स वगैरह याद करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तुमको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसी पे बस फोकस करना है। दिमाग में ये मत ले आना कि फिर ये सारे डेट्स लिख रहा है नोट्स में, तो इनको याद भी कुछ याद नहीं करना। टीममेट ऑफ रदरफोर्ड कौन था, हेनरी मोसले। ठीक है, इसने क्या दिया हुआ था, एटॉमिक नंबर, और इसने बताया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसी को हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल, लेकिन एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो ये उतना ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी एक एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो प्रोटॉन का नंबर जो है ये कांस्टेंट है, एक एटम में जितना प्रोटॉन होगा वो उतना ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो सकता है।
क्या पता उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए या फिर उसको एक आध इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, ठीक है। इस बेसिस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। बाकी मोर एक्यूरेट अगर कोई सा नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म होगा तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। इसमें लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिख लेना इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, क्योंकि एटम अगर न्यूट्रल रहेगा तभी के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। अगर एटम चार्ज है तब के केस में या तो उस पर इलेक्ट्रॉन कम होगा या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। क्लियर है? इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। क्लियर? ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही तुमको दिमाग में बिठाना है। हेनरी मोसले जो था इसने एटॉमिक नंबर दिया, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और जेड के बाद ये तुम्हारा डिटेल इतना ही है। लिखो इसको, जल्दी लिखो, फिर एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, फिर क्लास छोड़ेंगे आज। अच्छा, डन डन डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जल्दी लिखो जल्दी। क्लियर? अच्छा, न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान दो यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था इसका नाम था जेम्स चैडविक, तो सिर्फ चैडविक लिख लो। ठीक, तो जेम्स चैडविक जो था इसने न्यूट्रॉन्स ढूंढा हुआ था। टाइम तुमको मैंने अभी बताया हुआ था 1931 का। क्लियर? ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने 1931 के आसपास में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया हुआ था। न्यूट्रॉन जो था ये एक नेगेटिव पार्टिकल था, सॉरी न्यूट्रल पार्टिकल था। न्यूट्रल पार्टिकल था, उसमें किसी भी टाइप का चार्ज नहीं मिल रहा था। ध्यान से समझो, इसके डिस्कवरी को वैसे भी तुम इसको एज्यूम भी कर सकते हो कि इसका डिस्कवरी कैसे किया जा सकता था। जैसे जब भी एटम का मास फाइंड आउट किया जाता था तो उसका मास जो है जितना निकलना चाहिए, ठीक है, जितना कैलकुलेशन में निकलना चाहिए उससे डबल आ रहा था। क्लियर? तो डबल आ रहा था, तो अब सारे साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि एटम के इनसाइड में कोई ना कोई सा एक और ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होगा जिसमें कि ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि अगर उसमें चार्ज होता किसी भी टाइप का तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी के टाइम पे ही न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया जाता, लेकिन उसमें चार्ज ही नहीं है। और जितने भी डिस्कवरी अब तक चल रहे थे वो सारे के सारे चार्ज के बेसिस पे चल रहे थे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर हो गए, बट न्यूट्रॉन जो थे न्यूट्रल होने की वजह से ये डिस्कवर नहीं हो पाए। फिर फाइनली जेम्स चैडविक ने 1931 के आसपास में दिमाग लगाया कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ एक ऐसा पार्टिकल होगा, और 1931 में उसने इस नए पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसको कि हम लोग न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। और न्यूट्रॉन का मास उतना ही था अप्रोक्सीमेट जितना कि एक प्रोटॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन के लिए लिख लेना मास इक्वल टू 1.67, ये भी लिख लो इसको, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -27 kg, या फिर 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्लियर? क्लियर? तो ये फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया फाइनली। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही तुमको दिमाग में बिठाना है कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था जेम्स चैडविक। चैडविक के नाम याद रखो। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? इतना होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज गलती से भी अगर कोई पूछा और वैल्यू अगर बताना चालू कर दिए और मुझे अगर पता चल गया, हाँ, तो फिर मैं ऑनलाइन में ही तुमको बहुत ज्यादा सुना दूंगा। क्लियर? बहुत सारे पैदलों को इतना समझाने के बाद भी न्यूट्रॉन में चार्ज कितना है बोलने से फिर सोचना चालू कर देते हैं कि उसका चार्ज का वैल्यू कितना होगा। इसका चार्ज जो रहता है वो 0 होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है। चार्ज 0। अच्छा, डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो देखो इतने में से हम लोग का ठीक ठाक पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग को थोड़ा सा इसी के बारे में और थोड़ा सा देखना है। मुश्किल से 15-20 मिनट के क्लासेस वो खाने वाले हैं, फिर हम लोग नए थ्योरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नए थ्योरीज की तरफ। अभी तक हम लोग न्यूटन के थ्योरीज पढ़ रहे हैं। न्यूटन के थ्योरीज बोलने का मतलब उसने ये जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, गामा पार्टिकल हो गया, इन सबको अभी तक हम लोगों ने पार्टिकल के फॉर्म में स्टडी करते हुए आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो देख रहे हैं इसको भी हम लोग कैसा एज्यूम कर रहे हैं? एक पार्टिकल। प्रोटॉन्स भी जो देख रहे हैं उसको भी कैसा एज्यूम कर रहे हैं? एक पार्टिकल। आगे चल करके और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं जो कि
इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के पार्टिकल नेचर की वजह से कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग एक और नया थ्योरी लेकर के आएंगे, वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल नहीं, ये कभी कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, कभी कभी वेव के जैसा बिहेव करेगा, और इसके बारे में तुमको एक्चुअल नॉलेज चैप्टर एंड होते होते तक पता चलने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो और सारे टर्म्स को एज इट इज जैसे तुमको क्लास में बताया जा रहा है उसको समझते हुए चलो। जहां पे डाउट आता है तुरंत क्वेश्चन पूछो, बिना डाउट क्लियर किए हुए टॉपिक से आगे बिल्कुल मत बढ़ना। ठीक है, अदरवाइज ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी फिर कि आगे के टॉपिक्स को तुमको कैसे समझना पड़ेगा। ठीक, चैप्टर 1 के जो टेस्ट अपलोड किए हुए हैं फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूं तुमको, जिसको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पहले चैप्टर 1 के वीडियोस जाकर के, रिकॉर्डेड वीडियोस जाकर के पहले उसको देखो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो वहां पे बताए गए हैं उनको पहले बनाओ, समझो, फिर जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना रिविजन किए हुए टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव मार्किंग पे बेस्ड है, जैसा कि तुम्हारा एक्चुअल में नीट का एग्जाम होता है। अगर सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 4 मार्क्स तुमको मिलेंगे, अगर गलत अटेम्प्ट करते हो तो -1 मार्क्स उस पे है, नेगेटिव मार्किंग -1 का। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है भाई, तो ध्यान से पहले टेस्ट अटेम्प्ट करो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ, और जितने चीजें तुमको क्लास में बताया जा रहा है कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें तुमको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक, चलो भाई आज के लिए तो फिर इतना ही, आज के लिए इतना करके सेशन एंड करते हैं।